बाकी लोग कहाँ रह गए यार। परीक्षा, वृंदा का चेक करो कहाँ पे रह गई बेटा। आ गई, नाम लिया आ गई। समीक्षा, क्वेश्चंस हो गए बेटा। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सर बेटा। 53 क्वेश्चन तक हो गए। 54 तक हो गए। सर मुझे फिफ्टी डाउट भी फोर है। तक हो गए मतलब? सर मतलब कैश फ्लो के ना। हाँ तो क्या रहता है मतलब, कहाँ से कहाँ तक हो सर गए? 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट के, बीच के, वो शुरू के हो गए? सर शुरू के तो अभी दिखे ही नहीं। अरे तो फिर लास्ट में तो शुरू के दे रखे थे होमवर्क के। सर शुरू की तो इजी है ना, शायद आप कह रहे थे। हाँ 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 हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि क्वेश्चंस नहीं करने। सर मतलब वो हो जाएंगे आज आज में नहीं, ये सारे। नहीं होता कि हो जाएंगे, मैं पूछा हो गए कि नहीं हो गए। लेट्स बी नहीं क्लियर सर, ऑन द सर मैं आंसर। बाहर थी इसलिए। आपने कहा था मैं वीकेंड पे कर दूंगी पूरा। सर मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था? कोई और ने कहा होगा। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, कब तक करेगी फिर बता दे। कल तक सारा। चलो। अच्छा, कैमरा ऑन करो बेटा। ये आज कैमरा ऑफ करने वाला दिन है तो मैं भी ऑफ कर देता हूँ, सब लोग ऑफ करके बैठेंगे तो। प्रत्युष, वृंदा, जल्दी। हाँ जी गाइस, तो एक बार डाउट्स ले लेते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, किसी को डाउट? और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। प्रत्युष, समीक्षा ने तो किया नहीं है। अवनी, परीक्षा आप लोगों ने किया है? परीक्षा, आर यू देयर? Yes, sir. बताओ बेटा, क्वेश्चन 5 to 8। No, sir, no doubt. ओके। वृंदा बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर मैंने ये भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं। सर मैं पीछे का कंप्लीट कर रही थी अभी, बड़े वाले क्वेश्चन। क्या बोलूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक। थर्टीन से लेकर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19 तक। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक।
क्वेश्चन 20 समझ में आ गया कैसे करना है अवनी? अवनी मेरी आवाज आ रही है? अवनी अनम्यूट करो बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है बेटा। क्वेश्चन 20 समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। कैसे किया है? तो ये हमें स्कूल में कराया था, तो इसलिए हाँ, आता था। कोई बात नहीं, कैसे किया है मुझे बता तो दे। तो कैसे ये मतलब, कैसे शुरू किया, क्या स्टेप्स किए, मुझे एक एक करके स्टेप्स बता। तो खाली की जैसे आपने बताया था पहले, नोट्स तो अकाउंट खाली किया, फिर सबसे पहले फॉर्मेट बनाया। हाँ मतलब वो सारा प्रोसेस फॉर्मेट बनाया। नहीं, वो सारा प्रोसेस नहीं, क्या प्रोसेस है वही बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ, स्टेप्स क्या है। तो एंड एक फॉर्मेट चीज बना। अवनी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तूने इश्यू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन किया था, वो वर्किंग नोट वगैरह सब कुछ तूने मेरे जैसे मैंने सिखाया वैसे नहीं बनाया था। यस सर। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग विच आई एम टीचिंग यू, एटलीस्ट लेट मी नो, मुझे बताओ। मेरे को दिक्कत नहीं है, आप अगर आंसर आपका आ रहा है, आई एम ओके। सो आर यू डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय माय मेथड और नॉट? भाई और मैथड। अगर आप नहीं कर रहे हो मुझे बताओ, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, आप अगर कुछ और तरीका कर रहे हो तो व्हाई यू आर यूजिंग दैट मेथड। हाँ बताओ कैसे किया है इसको। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, उसके हम्म। बाद उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो उसको एडजस्टमेंट में लगाया कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं एंड ऑल। मार्क किया, एडजस्टमेंट मार्क करी। हाँ, मार्क्स की। फिर हम्म। नोट्स टू अकाउंट को खाली किया। ओके, तो एक एक करके चलते हैं। नोट्स टू अकाउंट में देखा है डिविडेंड रिसीव्ड, कहाँ गया? डिविडेंड रिसीव, सर वो क्या कहते हैं, ड्रिप के डी में। और और सिर्फ एक में ही जाएगा डिविडेंड। आर यू श्योर? मुझे अपना जरा भेजो आंसर, कहाँ क्या किया आपने, ग्रुप पे डालो। तो मेरे पास अभी बुक नहीं है, एक्चुअली मैं बाहर थी, मेरे पास अभी नोटबुक नहीं है, पर मैंने करा है। मैं आपको घर जाके भेज दूंगी। मेरे तो पास मैं कैसे होमवर्क समझूँ अब तेरे को, मुझे बता मैं कैसे समझाऊँ? मेरे पास ये मैंने किया है दिस सर, इज मेरे को दिस आता है। इज नॉट, इट्स नॉट अबाउट किया है, आपको ये नहीं पता कैसे किया है, मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ कैसे किया है। एंड इट इज नॉट इजी क्वेश्चन। परीक्षा आपने किया है क्वेश्चन नंबर 20? परीक्षा आर यू देयर? परीक्षा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसका। प्रत्युष? मैंने 20 नहीं किया, मैंने 22 से 24 तक किया। तो मैंने अभी तो पूछा था 20 तक हो गया तो आपने थम्स अप किया। मैंने तो अभी आपसे पूछा था तो देन यू सेड यस। मैं 18 तक हो गया था, मैंने बीच में थोड़े छोड़ दिए। क्यों छोड़े बीच में? उनसे क्या दुश्मनी थी? इट्स जस्ट प्रैक्टिस, सैंपल पेपर भी करना था तो। तो बीच के क्यों छोड़ दिए यार, एक सीरियल वाइज चल रहा था अच्छा खासा, वैसे ही कर लेता। अच्छे नहीं लगे देख के? मुश्किल लग रहे थे तो छोड़ दिए? तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा आपने किया नहीं किया तो मुझे बताओ तो सही ना ठीक से। हाँ परीक्षा? सर आप कुछ पूछ रहे थे, मेरा वो नेट बहुत कट कट के आ रहा था। बेटा मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट है तेरे को? नहीं सर।
पर मैंने ना सिर्फ 16 क्वेश्चन तक किया है, वो 17 से 36 वाला गैप बाकी है बस मेरे। यार फिर आज बाकी की सब क्लास कम। का आई थिंक कोई पर्पस नहीं है आज, क्योंकि जब आप लोगों के डाउट्स नहीं है, आप लोगों ने किया नहीं है, तो फिर फायदा क्या, मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ? तो इससे अच्छा आप पहले कंप्लीट करो। आप लोगों के कोई और डाउट्स हैं, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है मेरे से तो वो मुझे बता दो। सैंपल पेपर किया कैसा रहा उसका बता दो। हाँ समीक्षा, क्या कह रहे हो, बोलो। सर मुझे तो क्वेश्चन 52 में डाउट है। क्या डाउट है 52 में? सर मैंने सोल्यूशन किया है तो फिर मेरा मैच हो गया बुक से। सर लेकिन मैंने तनीषा का भी देखा था तो उसका भी मैच हो गया बुक से। सर मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग आ रहा है। सर वो क्या समझ फर्क आ नहीं रहा है आ बेटा? रहा। क्या फर्क आ रहा है? सर सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरा अलग आ रहा है, तनीषा का अलग आ रहा है, लेकिन दोनों के आंसर बुक से मैच हो रहे हैं। ओ भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अलग आ रहा है तो कुछ सर उसने एक एक्स्ट्रा सेकंड मैं लिया भेज होगा देती या? हूँ। सर मैं मेरी बात दोनों के सुन, भेज देती हूँ। तो मैं दोनों के एक साथ कैसे देखूंगा? तो ओके तेरे सर। सामने अगर अपना खुला हुआ है और तनीषा का साथ में खोल ले, मुझे ये बता कि तनीषा ने क्या किया, एक्स्ट्रा या क्या क्या कम किया है जो तेरे में फर्क है, ऐसे बता यस ना। सर, एक मिनट। कहाँ पे तनीषा ने कहाँ बेचा था? सर मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उससे पूछा था। ग्रुप पे भेजो, चलो कहाँ है? या कौन सा यस क्वेश्चन था? 52 है तो तनीषा तेरा कौन सा क्वेश्चन है ये? सर तनीषा। फिगर्स बताओ तब पता चलेगा मुझे। हाँ 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 हाँ। तुम यार सीरियसली, मतलब मैं इतना सर काम मेरे पढ़ा पास देना। है, मैं भेज देती हूँ उसका भी। क्वेश्चन नंबर बता कौन सा है उसका, समीक्षा। 53 53। 53, रुको मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर है मेरे पास तो। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ, ठीक है? हम्म। सर हाँ जी। इसका एक बार वर्किंग नोट दिखाना, नेट प्रॉफिट वाला। 53 53। 53 दिखा रहा हूँ बेटा। यस सर। बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है? सर मेरा ये टैक्स प्रोविजन जो मेड है ये 27,000 नहीं -168,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है -168? आपने क्या किया है? सर क्वेश्चन में लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर 27,000। तो नहीं, फिर उससे सर 2 लाख। उससे पहले आप स्टेप्स क्या होते हैं एक ही करके लिखो। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का रूल क्या होता है? लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। आपने लिखा? यस सर। लास्ट ईयर की लिखा फिगर क्या है? 2,25,000। 2,25,000। कौन सा क्वेश्चन है? 52। ओके, 52 है। 52 प्रोविजन फॉर टैक्स है कहाँ पे? मैं 51 देख रहा था। ओके। हाँ, लास्ट ईयर कितना है बोलो? 2,25,000। ओके, सो ये आगे देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर यस सर। पेड 2,25,000 और करंट ईयर मेड 30,000। यहाँ तक लिख लिया आपने यस भी, ये सर। लिखा हुआ है। यस सर। क्वेश्चन में क्या दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 27,000। यस सर। तो क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है? सर लास्ट ईयर पेड में इज इक्वल्स टू 27,000 किया था मैंने। पेड में क्यों? जब आप पढ़ रही हो क्या लिखा है? प्रोविजन मेड। पेड कहाँ लिखा है ये? सर लेकिन सारे क्वेश्चन यही हो रहा था। अरे कुछ भी। भाई मेरा सर रूल क्या मतलब बताया आपने है? जो कराया उसमें। समीक्षा, मैंने दो अलग अलग केसेस कराए हैं। एक पे कराया है जहां टैक्स प्रोविजन पेड गिवन है। अगर पेड गिवन होता है तो पेड के आगे लिखते हैं। अगर टैक्स हम्म। प्रोविजन मेड गिवन होता है तो अच्छा। प्रोविजन मेड के आगे लिखते हैं। क्वेश्चन में देखो ना क्या ओके गिवन है। सर। यस सर। ओके सर। क्या दे रखा है? टैक्स प्रोविजन मेड। मेड। तो यहाँ मेड के आगे लिखेंगे, ये देखो। यस सर। ओके सर, आ गया। ये हो आगे का गया सर। प्रोसेस देखो। आगे का प्रोसेस पता बाकी है सब सही है। यस क्या सर। होता है आगे? सर इसे उसमें कर देंगे ना, जो लास्ट ईयर पेड रूल है क्या वो होता है? माइनस माइनस WCC में, और मैं 27,000 रूल को। पूछ रहा हूँ इसका। इसके बाद आगे क्या करते हैं? 27,000 मैंने लिखा, उसके बाद आगे क्या हाँ करेंगे? इसको हाँ। कंप्लीट करो पहले, प्रोविजन फॉर टैक्स को।
फिर ऊपर भी माइनस जितना किया है, जितना रूल मैं क्या कम है? रूल उतना तू कम, यही है ना? जितना मैं कम उतना तू कम नहीं था, लाइनों की ऐसी तैसी कर देते हो, है ना? डायलॉग बनाया हाँ, था मैंने। क्या डायलॉग था वृंदा? मैं भी कम तू ज्यादा, मैं भी ज्यादा। हाँ। तो ये अगर ये कम है, -3000 है, तो ये भी -3000 हो गया, एंड देन यू गेट दिस यस, आंसर। यस सर, ओके सर। और बताओ। और बताओ, और कोई डाउट? हाँ जी गाइस, बाकी लोगों को कोई और डाउट? वृंदा, बताओ बेटा। सर एक में लिखा है दैट 12% डिबेंचर्स वर कहाँ लिखा है? रिडीम्ड ऑन कहाँ कहाँ लिखा है? सर क्वेश्चन बोलना बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 में। हाँ। सर 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। तो हम्म। हम ओपनिंग लेंगे इसमें क्लोजिंग लेंगे? किस चीज के लिए? इंटरेस्ट के लिए। रूल क्या था? रूल था कि अगर अगर आपका फर्स्ट, अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो ओपनिंग बैलेंस मैंने एक लेनी है। रूल लिखवाया है, लाइन क्या है? वो लाइन थी कि कॉपी इफ में लिखी है? इंटरेस्ट। हाँ, हाँ कॉपी लिखिए। में लिखी है, देखो। यस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ऐसे करके लिखवाया है। सर। Interest is computed on opening balance till the date of transaction and on यहाँ रुको, closing balance. क्या मतलब हुआ इसका? Opening balance till the date of transaction. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें डेट दे रखी है वहां तक हमारा ओपनिंग बैलेंस चलेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो जो डेट दे रखी है वो डेट क्या है? 31 मार्च 2022। हम्म। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 31 मार्च 2022, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक किस पे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग। समझ में आया? तो यानी और किस पे सर निकलेगा? 5 लाख पे। 5 लाख में। 5 लाख पे 12%, कब से लेके कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आगे क्या लिखा है? अगला आगे की लाइन पढ़ो। वो उसकी एंड ऑन क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू 31 मार्च। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? 31 मार्च, वहां से लेके 31 मार्च, यानी ये तो कोई पीरियड बचा ही नहीं ना। यस सर। तो इसका मतलब क्लोजिंग पे अलग से नहीं निकलेगा। अगर ये ट्रांजैक्शन साल के बीच में होती, तब ओपनिंग पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक निकलता, और फिर क्लोजिंग पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से 31 मार्च तक निकलता। ठीक है सर। सर एक और डाउट है मुझे कि जैसे हम इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तब तो एक हमारा आता है कि वाइल्ड के आई में चले जाएगा और फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। सर बट हम्म। हम ये भी करते हैं कि जैसे अब डिबेंचर्स हमारे इसमें कम हो रहे हैं तो हम इसको भी माइनस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये तो मैंने जब आपको एडिशनल एडजस्टमेंट सिखाई थी, सबसे पहला स्टेप हम्म। यही बोला था कि जो एडजस्टमेंट्स आप करते आ रहे थे वो तो करोगे करोगे। जो आप एडजस्टमेंट्स करते आ रहे थे वो तो करोगे करोगे। अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज है, उसका जो एडजस्टमेंट करते हो फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, जहां जाता है वो तो जाएगा ही जाएगा। दिस इज इन एडिशन टू ऑल दी अदर एडजस्टमेंट्स। ओके सर। तो जो हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोल रहे हैं या हिडन एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा है। ठीक है? और बोलो। ओके सर, बस यही डाउट था। क्योंकि दो डिफरेंट चीजें है ना। आप 12% की एडजस्टमेंट कर रहे हो, वो तो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है। और जो डिबेंचर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो तो रिडम्पशन या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर की एडजस्टमेंट है। हाँ जी, और कोई डाउट? वृंदा, समीक्षा, प्रत्युष, अवनी, तनीषा एंड परीक्षा, कोई और डाउट? हाँ समीक्षा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग में आता है ना? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का लॉजिक समझो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है आपका, इसका मतलब क्या है? कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर या डिबेंचर इशू करे होंगे प्रीमियम के ऊपर, तभी तो बढ़ेगा ना वो। यस सर, ओके ठीक सर। है? तो आपके पास जब वो बढ़ रहा है, आपने इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे होंगे। भाई जितने से आप शेयर या डिबेंचर्स आपके बढ़ रहे थे, वो तो आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया, उतना तो आ ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल का। सर ये हमेशा बढ़ेगा? कम भी हो सकता है क्या? कम हो सकता है। कम कैसे हो सकता है? आपको याद होगा 5 चीजें बताई थी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, जब हमने बुक टू करी थी।
क्या क्या चीजें थी समीक्षा? बाय बैक ऑफ शेयर्स हम्म। एंड फुली पेड अप शेयर, इशू ऑफ फुली पेड और अप बोनस शेयर। हाँ, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, और राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम्म। और और था डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। हाँ, ठीक है। और एक कैपिटल रिजर्व। यस सर, क्या कैपिटल क्या चीजें रिजर्व। थी भाई? याद होनी चाहिए, 5 चीजें थी आपकी टोटल। तो वो जो आपका एसपीआर है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सुनो मेरी बात सुनो। जब वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम होगा, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर इशू करे, ठीक है, और कितने करे? 1 लाख के। तो अगर आपने 1 लाख के बोनस शेयर इशू करे एंड उसमें लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ऐसे केस में हुआ क्या होगा? ऐसे केस में आपका एक तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा होगा 1 लाख रुपए से, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा होगा 1 लाख रुपए से। यहां तक समझ आया? अगर ये नहीं होता कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से बोनस शेयर इशू करे हैं, तो हम इसको क्या मानते हैं? नॉर्मल इशू ऑफ शेयर। और हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए आए होंगे, पैसे आए होंगे। ठीक है, तो हम इसको कहाँ लेके जाते हैं समीक्षा? फाइनेंसिंग में ले जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि बोनस शेयर इशू करे हैं, तो बोनस शेयर में पैसे नहीं आते। बोनस शेयर में क्या होता है? आप प्रॉफिट के बदले में उनको फ्री में शेयर दे देते हो, तो पैसे नहीं आते। क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में क्या हुआ? आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करके बोनस शेयर दिए, तो इनका इफेक्ट आपस में नलीफाई हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ ये एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये अभी आई नहीं है, आपकी आएंगी। तो क्या होगा? इनका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा था, ठीक है, उस सॉरी बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा होगा, सॉरी गलत बोल दिया। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें कम हो रहा था 1 लाख रुपए से, और जो दूसरी साइड में शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, इनका इफेक्ट आपस में नलीफाई हो जाएगा। इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये दोनों आपस में नलीफाई कर देंगे। समझ आया नलीफाई का मतलब? सर लेकिन अगर शेयर कैपिटल ज्यादा से बढ़ रहा है और सिक्योरिटी कम कम हो रहा है, पहले तो पहले मतलब। सिचुएशन जो बता रहा हूँ, पहले उस पर रहना है। तू सिचुएशन यस को सर, पहले वो मोल्ड तो बाद में बिल्कुल। करियो, पहले इतना समझ ले। तो एक यस। लाख रुपए जो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा था, और जो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, ये आपस में नलीफाई हो जाएंगे। फिर इन दोनों का इफेक्ट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कहीं पे भी नहीं लेके जाओ। समझ आ गई मेरी बात? यहां तक क्लियर हो गया? आप सवाल पूछो। सर अगर शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से कम हो रहा है, हाँ, तो यानी फिर एक बोनस लाख बोनस दिखाएंगे शेयर, नहीं? बिल्कुल फिर 1 लाख दिखाएंगे। 1 लाख आपस में ओके नलीफाई सर। होगा, इसका मतलब आपने टोटल 2 लाख इशू करे हैं, जिसमें से 1 लाख बोनस शेयर थे और एक नॉर्मल है। जो नॉर्मल शेयर इशू करा है उसमें तो पैसे आए होंगे। क्लियर हो गया? देखो भाई, सीधी सी चीज है, हमने नॉर्मल चीजें अभी तक कर ली हैं। अब जितना आप और क्वेश्चंस करोगे, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल चीजें इस तरह की आएंगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा जल्दी से प्रैक्टिस करोगे, खत्म करोगे, उतना जल्दी मैं हेल्प कर पाऊंगा। फ्राइडे को आपका पेपर है, आपको पता है, इसका टेस्ट मैंने रखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो भैया आपके पास अगली क्लास तक का मौका है, उसके पहले पहले निपटा लो। ठीक है, जो डाउट्स है पूछ लो। उसके बाद मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा कि सर ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी, मेरा ये काम था, वो काम था, स्कूल में ये दिक्कत चल रही थी, घर में ये दिक्कत चल रही। मैं वो एक्सक्यूजेज नहीं लूंगा, ऑलरेडी बहुत टाइम आपको दे दिया है। ठीक है, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी विच आई एम गिविंग टू यू। नेक्स्ट क्लास तक आपको जो डाउट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यू कैन आस्क मी। ठीक है, फिर फ्राइडे को अपना टेस्ट होगा, और फ्राइडे के टेस्ट में के लिए मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ जी समीक्षा, और कोई डाउट? सर अगर 10% मॉर्गेज लोन है तो भी उसका दिखाएंगे ना इंटरेस्ट? बिल्कुल, 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ओके सर। 10% का ओके। मतलब है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। मॉर्गेज लोन का मतलब क्या है? मॉर्गेज लोन का मतलब बस ये होता है कि नॉर्मल लोन की तरह ही है, बस आपने साथ में कुछ गिरवी रखा हुआ है। तो एक तरह से वो सिक्योर्ड लोन हो गया, सिक्योर्ड है। हमारे कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और कोई डाउट? परीक्षा कोई डाउट? वृंदा, प्रत्युष, अवनी, तनीषा, कैश फ्लो में अभी तक जितना करा है उसमें कोई और डाउट? एक क्वेश्चन नंबर 20 निकालो जरा।
क्वेश्चन नंबर 20 निकालो। निकाल लिया? क्वेश्चन को देख के बताओ इसमें फर्क क्या है, अभी तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे थे और जो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ परीक्षा। सब में बैलेंस शीट होती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। वेरी गुड। सब में अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उन सब में बैलेंस शीट दे रखी थी। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ठीक है, तो अभी तक हमें बैलेंस शीट से तो बनाना आता है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे यूज करें, उससे कैसे बनाएं। तो आप और ये तो सिर्फ अभी क्या निकालने को बोला है इसने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फुल फ्लेजेड भी आ सकता है, पूरा कैश फ्लो बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, पहली चीज, बैलेंस शीट तो आपको दी ही होगी, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है, नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में। ठीक है, क्लियर? अदरवाइज अगर आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा तो आपको बैलेंस शीट तो दे ही रखी होगी, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा, तो बिना बैलेंस शीट के तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो दी होगी पक्का 100%। इस केस में क्योंकि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है, तो उससे रिलेटेड जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, बाकी सारा इन्होंने नहीं दिया। अदरवाइज नहीं तो पूरा क्वेश्चन होता फुल फ्लेजेड तो पूरी बैलेंस शीट होती। यहां तक समझ आया? क्लियर हो गया? दूसरी चीज, स्टेटमेंट ऑफ P&L आपके लिए एक तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह है। यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें होती थी वो हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको खुद यहां से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे काम आएंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया है, फिर उसी से रिलेटेड 3 नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिलेटेड नोट्स हैं, ये बैलेंस शीट वाले नोट्स नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आइटम दिया उसका ब्रेकअप दिया। तो हम सबसे पहले इसके ब्रेकअप को ही समझ लेते हैं कि यहां से हम क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स को। अदर इनकम का ब्रेकअप दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड आपको अदरवाइज नहीं तो नीचे नोट्स में दे रखा होता था, या फिर हम कहाँ से निकालते थे? वैसे तो नोट्स में दिया होता था, क्योंकि डिविडेंड रिसीव हमें पता नहीं होता था कि सामने वाली कंपनी ने डिविडेंड दिया है या नहीं दिया। ये कहाँ पे होता था? जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में, उस पे आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हिडन एडजस्टमेंट में भी नहीं निकलता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई हमने जिसकी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, क्या उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड दिया या नहीं दिया। तो ये तो अलग से ही दिया होता था नीचे कि डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज दिस, ऐसे करके लिखा होता था। समझ आ रहा है मेरी बात परीक्षा? क्लियर हो रहा है? तो नोट्स में कैसे दिया होता था, लिखा होता डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच। क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे देने की जगह आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दिया है, आप वहां से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, बट यू विल ट्रीट दिस एज additional information. What does this mean that you will treat this as additional information? It means you will give two effects, double effect of all the items which you are picking up from statement of P&L. जो भी आइटम आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से उठा रहे हो उसके दो इफेक्ट होंगे। समझ आई मेरी बात? जो आइटम आप बैलेंस शीट से उठाते हो उसका एक इफेक्ट होता है, जो आइटम आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से उठाओगे उसके दो इफेक्ट होंगे, क्योंकि आप उसको भी एक तरह से एडजस्टमेंट की तरह लेके चलो। तो जैसे यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड आपने उठाया, ये कहाँ जाएगा? एक तो ड्रिप में जाएगा, ड्रिप के डी में, और दूसरा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है? क्लियर हुआ? अगला देखो, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट कहाँ जाएगा समीक्षा? सर ड्रिप के पी में। और दूसरा इफेक्ट? गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐसे आ रहे हैं तो फिर फाइनेंसिंग में और प्लस होगा। फाइनेंसिंग में प्लस होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब क्योंकि आपके फाइनेंसिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में होगा। फाइनेंसिंग कहाँ से हो गया? यस सर, प्लांट इन्वेस्टिंग बेचा है, प्लांट। हाँ हाँ। हाँ। तो अब क्योंकि आपके पास अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो वो दूसरा इफेक्ट आपको देने की कहीं जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिंग तो बना ही नहीं रहे।
समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो आप एक ही इफेक्ट दोगे, ड्रिप के पी में ले जाओगे। इसीलिए मैंने पहले पूरा फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कराया था, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, ये तो आपका इंक्रीज इन डिक्रीज इन इन्वेंट्री वहां चला जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, आपका करंट एसेट्स का वो जो Working आपका capital प्लस changes. वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं उसमें चला जाएगा, उसका डिफरेंस जाएगा, यानी विच इज 16,000। सो 16,000 से इन्वेंट्री बढ़ रही है या कम हो रही है? ओपनिंग थी 284, क्लोजिंग हो गई 3 लाख। बताओ समीक्षा, बढ़ रही है इन्वेंट्री कि कम हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। तो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कहाँ जाएगा? तो फिर ये प्लस, लेस होगा। लेस इंक्रीज होगा। इन वेरी एसेट, गुड, डिक्रीज इन। वेरी गुड। अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंसेस अगेन नॉर्मल खर्चा है, इसका कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ट्रीटमेंट नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ जाएगा? वाइड के एल में। ठीक है, अगेन दूसरा इफेक्ट होता है इसका, हम या तो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में लेके जाते हैं फिक्स्ड एसेट के, या फिर हम वहाँ ऐड कर माइनस कर देते हैं जो भी हमारा टोटल डिफरेंस होता है क्या नाम है, जो भी हमने एसेट बेचा है इन्वेस्टिंग में से, कि इतने पैसे हमारे पास कम आए होंगे। ठीक है, पर वो हम बना नहीं रहे हैं तो इसलिए वो नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक? चलो आगे। हाँ वृंदा। सर तो मतलब ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस हमारा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा? बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। हम कर क्या रहे हैं, हम उल्टा रिवर्स चलते हैं ना। याद करो अपना ऑब्जेक्टिव, याद किया करो। हमने क्या सीखा था, इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट से चलते हैं, और जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं आइटम, या जो नॉन कैश आइटम होते हैं, उन्हें रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका हमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना। आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कहीं है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस? नहीं है ना। तो अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, सारा यूज नहीं होगा, जो काम की चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका यूज कर रहे हैं। हाँ समीक्षा। सर चेंजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा कैश इसका फ्लो में? सेकेंड इफेक्ट नहीं है, हम एक तरह से इनका डिफरेंस ले रहे हैं। आप अगर ध्यान से समझो तो ये तो हमें बैलेंस शीट आइटम होती है, ये तो मेरे को बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता, तो उसका इफेक्ट तो सिंगल इफेक्ट ही लेता ना। मैं तो एक तरह से वही ले रहा हूँ। यस सर। नीचे वहां बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अब वापस आते हैं ऊपर। हमने ये कर लिए, नोट्स टू अकाउंट्स में से इफेक्ट्स ले लिए जो जो दिख रहे थे। अब वापस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में आते हैं, ऊपर से देखते हैं एक बार कोई और आइटम ऐसी जो हमें दिख रही हो, जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। बताओ जरा देख करके, कुछ और दिख रहा है क्या? हाँ वृंदा। सर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका आपने ट्रीटमेंट देखा हुआ? ये कौन सा प्रोविजन है, ये टैक्स प्रोविजन मेड है या टैक्स प्रोविजन या टैक्स पेड है? टैक्स पेड। नहीं, ये टैक्स प्रोविजन मेड है। पेमेंट जो होगी वो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में थोड़ी ना आएगी। पेमेंट कहाँ आएगी, वो तो कैश बुक में जाएगी जो आपने पे करा होगा। ये तो आपने ड्यूरिंग द ईयर का टैक्स प्रोविजन बनाया है, तो इसके आगे लिखो ये कौन सा है, टैक्स प्रोविजन मेड। ठीक है, अब क्यों, तो आप इसको क्या लेके चलोगे, टैक्स प्रोविजन मेड। अगेन अब होगा क्या, आपको ड्यूरिंग द ईयर अलग से टैक्स पेड तो गिवन नहीं है, तो इसमें दो अजम्पशंस हो सकती है। या तो मैं ये मान के चलूं जो मेरा टैक्स प्रोविजन मेड है यही टैक्स पेड है। ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें ये दिक्कत होती है कि आपको कुछ कुछ आधा इफेक्ट ले रहे हो, आधा नहीं ले रहे हो। जो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसमें क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आधी इन्फॉर्मेशन है। पूरी बैलेंस शीट दे नहीं रखी, पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा?
नहीं तो नॉर्मली क्या होता, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का नीचे अलग से बैलेंस शीट में दे रखा होता, बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे होते, तो आप अपना प्रॉपर रूल लगा लेते, लास्ट ईयर पेड करंट ईयर पेड। अब वो सब दे नहीं रखा, तो मैं कैसे लेके चलूँ कि लास्ट ईयर का कितना है, क्या पेड है, कैसे पता चले? तो इसमें आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो आप ये अज्यूम करोगे कि जो आपका टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर है 64,000, जो टैक्स प्रोविजन आपका मेड है वही टैक्स पेड है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं। और बताओ, और कुछ परीक्षा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये क्या मतलब हुआ? ये है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ जाएगा? वाइल्ड के डी में। क्लियर हो गया? और कुछ परीक्षा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी तो इन्वेंट्री है, तो करंट एसेट्स का फर्क पड़ेगा। हाँ, पर इसमें आपका ऑलरेडी चेंज इन इन्वेंट्री में आ गया ना वो। परचेज का मतलब कैसे ना, परचेज याद करो, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था और जब मैंने कंपेयर करवाया था कि जो फर्स्ट चैप्टर में हम जो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो सीपीसी में दिखा रहे हैं वर्सेस जो हम पहले दिखाते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, याद याद करो वो वाली चीज। वो वाला अगर आप पहला चैप्टर निकालोगे तो आपको ये डाउट क्लियर होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड का भी जो इंक्रीज डिक्रीज है, जो जो डिफरेंस है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ कवर होता है? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में देखो ना क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है ना, तो वो उसमें कवर हो गया। तो परचेज वाला यहाँ पे अलग से कोई और इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। समझ आया परीक्षा? और कोई डाउट? हाँ समीक्षा। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तो ले सकते हैं। ले नहीं सकते, लेना ही पड़ेगा, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा। स्टार्ट कहाँ ओके से सर। करोगे? स्टार्ट तो वहीं से करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करोगे, बिफोर से नहीं करोगे। आप पहले